आज के मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हैं, सिग्नल्स कलेक्ट कर रहे हैं, कॉन्फर्मेशंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी एंट्रीज लेट हो जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप सच में प्राइस को पढ़ रहे हैं या सिर्फ इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं? वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैंडल की जो बिना कोई नॉइस क्रिएट किए सीधे मार्केट का इंटेंट दिखा देती है। इसका नाम है मरुबोजू कैंडल। अब ध्यान से समझिए, मरुबोजू कैंडल कोई नॉर्मल कैंडल नहीं होती। ये कैंडल बताती है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में मार्केट पर पूरा कंट्रोल किसका है, बायर्स का या सेलर्स का। इसमें हेजिटेशन नहीं होता, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें फेयर नहीं होता। यही रीजन है कि इंस्टीट्यूशंस इस कैंडल को बहुत सीरियसली लेते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि बिग प्लेयर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, हैवी इंडिकेटर्स लगाते हैं या सीक्रेट टूल्स रखते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि इंस्टीट्यूशंस सबसे पहले प्राइस बिहेवियर देखते हैं और मरुबोजू कैंडल उस बिहेवियर का सबसे क्लीन रिप्रेजेंटेशन है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मरुबोजू कैंडल कैसे बनती है, ये किस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है और कैसे इंस्टीट्यूशंस इसे यूज करके एंट्रीज एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी बिना गेसवर्क के। हम ये भी देखेंगे कि कहाँ मरुबोजू कैंडल जेन्युइन होती है और कहाँ ये रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए यूज की जाती है। अगर आप चार्ट को नॉइज से हटाकर क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप रैंडम ट्रेड से निकलकर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां सिर्फ कैंडल नहीं सिखाई जाएगी, यहां इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग सिखाई जाएगी। चैप्टर 1, व्हाट इज अ मरुबोजू कैंडल, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इंटेंट। जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो सबसे कॉमन सवाल यही होता है, मार्केट चल क्यों रही है? कभी बिना किसी न्यूज के प्राइस तेजी से ऊपर चला जाता है, कभी बिना वार्निंग के नीचे गिर जाता है। उस समय इंडिकेटर्स कुछ और दिखा रहे होते हैं और चार्ट कुछ और बोल रहा होता है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। सच यह है कि मार्केट को समझने के लिए आपको इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि इंटेंट पढ़ना आना चाहिए, और मरुबोजू कैंडल इसी इंटेंट को सबसे साफ तरीके से दिखाती है। मरुबोजू कैंडल को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो ये मार्केट का डायरेक्ट बयान है। इसमें कोई शैडो नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होता। कैंडल की बॉडी ही पूरी कहानी कह देती है। इसका मतलब यह है कि जिस टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनी है, उस पूरे समय बायर्स या सेलर्स ने बिना रुके मार्केट को कंट्रोल किया। न कोई पुल बैक, न कोई रिजेक्शन, न कोई कंफ्यूजन, बस एक साफ डायरेक्शन। अब जरा इमेजिन कीजिए, मार्केट एक बैटलफील्ड है। हर कैंडल एक छोटी सी लड़ाई को रिप्रेजेंट करती है। कुछ कैंडल्स में लड़ाई बराबरी पर खत्म होती है, कुछ में लास्ट मोमेंट में पलटावा आ जाता है। लेकिन मरुबोजू कैंडल वो लड़ाई है जहां एक साइड ने शुरू से लेकर एंड तक डोमिनेंस दिखाई। यही रीजन है कि इसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इंटेंट कहा जाता है। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि कैंडल्स सिर्फ शेप्स होती है, रेड, ग्रीन, लंबी, छोटी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल्स को इमोशंस की तरह पढ़ते हैं। मरुबोजू कैंडल इमोशनलेस नहीं है, बल्कि ये एक्सट्रीम इमोशन दिखाती है, कॉन्फिडेंस। इसमें डाउट नहीं होता, इसमें वेट नहीं होता और इसमें फियर नहीं होता। मार्केट एक डिसीजन ले चुका होता है और वो डिसीजन चार्ट पर साफ दिखाई देता है। बुलिश मरुबोजू कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स ने ओपन से लेकर क्लोज तक प्राइस को पुश किया और सेलर्स को ब्रीथ करने का भी चांस नहीं मिला। वही बियरिश मरुबोजू कैंडल में सेलर्स ने प्राइस को दबाया रखा और बायर्स पूरी तरह वीक दिखाई दिए। ये कैंडल ये नहीं पूछती कि क्या करना चाहिए, ये कैंडल बताती है कि क्या हो चुका है। यही वो पॉइंट है जहां रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच डिफरेंस शुरू होता है। रिटेल ट्रेडर्स मरुबोजू कैंडल के बाद एंट्री ढूंढते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इस कैंडल को कंफर्मेशन की तरह देखते हैं। उनके लिए ये कैंडल प्रूफ होती है कि मार्केट का बैलेंस किस तरफ झुक चुका है। इंस्टीट्यूशंस हमेशा पहले इंटेंट देखते हैं, एग्जीक्यूशन बाद में करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, मरुबोजू कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग मूव का गारंटी नहीं होती। ये कैंडल सिर्फ ये बताती है कि उस मोमेंट में कंट्रोल किसके हाथ में था। अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते, तो यही कैंडल आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। इसीलिए मरुबोजू कैंडल को अकेले नहीं, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा जाता है। जब आप चार्ट पर मरुबोजू कैंडल देखते हैं,
तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, ये कैंडल कहाँ बनी है? किसी रेंज के बीच में या किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास? ट्रेंड के साथ या ट्रेंड के अगेंस्ट? इंस्टीट्यूशंस कभी भी कैंडल को आइसोलेटेड नहीं देखते। उनके लिए कैंडल एक सेंटेंस है, लेकिन पूरा पैराग्राफ मार्केट कॉन्टेक्स्ट से बनता है। कई बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि मरुबोजू कैंडल दिखी और उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि कैंडल इंटेंट दिखाती है, टाइमिंग नहीं। टाइमिंग तब आती है जब आप समझते हैं कि इस इंटेंट को आगे सपोर्ट मिलेगा या नहीं। यही वजह है कि इंस्टीट्यूशंस मरुबोजू कैंडल को सिग्नल नहीं, बल्कि एविडेंस मानते हैं। मरुबोजू कैंडल आपको यह भी सिखाती है कि मार्केट हमेशा स्लो नहीं होती। कभी कभी मार्केट डिसाइसिवली मूव करती है। उस समय पुलबैक्स नहीं मिलते, परफेक्ट एंट्रीज नहीं मिलती और पेशेंस टेस्ट होता है। रिटेल ट्रेडर्स इसी पॉइंट पर मिस कर देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इस क्लैरिटी का एडवांटेज उठाते हैं। अगर आप मरुबोजू कैंडल को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप इंडिकेटर्स पर कम डिपेंड करते हैं और प्राइस पर ज्यादा भरोसा करना शुरू करते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि मार्केट पहले मूव करती है, एक्सप्लेनेशन बाद में देती है। यही कैंडल आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है। ये आपको बताती है कि हर मूव में ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ ये ऑब्जर्व करना ही काफी होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी स्पेंड कर रही है। मरुबोजू कैंडल उस एनर्जी का विजुअल फॉर्म है। अब जब आपको ये क्लियर हो गया है कि मरुबोजू कैंडल क्या है और ये मार्केट इंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करती है, तो अगला लॉजिकल सवाल यही बनता है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के पीछे एक्चुअली होता क्या है? आखिर बायर्स या सेलर्स को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है? कौन लोग होते हैं जो बिना हेजिटेशन इतना बड़ा मूव क्रिएट कर देते हैं? और जब चार्ट पर यह कैंडल बनती है, उस समय बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या महसूस कर रहे होते हैं? अगले हिस्से में हम इसी हिडन लेयर को खोलेंगे, जहां कैंडल सिर्फ शेप नहीं रहती, बल्कि साइकोलॉजी बन जाती है। वहीं से आपको समझ आएगा कि मरुबोजू कैंडल सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं, बल्कि मार्केट के अंदर चल रही सोच का साफ रिफ्लेक्शन क्यों है और ये सोच कैसे बड़े प्लेयर्स को अलग बनाती है। चैप्टर 2, वाई मरुबोजू कैंडल्स शो कंप्लीट बायर और सेलर कंट्रोल। जब आप चार्ट पर मरुबोजू कैंडल देखते हैं, तो सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो ये नहीं है कि कैंडल ग्रीन है या रेड, बल्कि ये है कि इस कैंडल ने मार्केट के अंदर क्या रिवील किया है। मरुबोजू कैंडल कंट्रोल की लैंग्वेज में बात करती है। ये कैंडल क्वाइटली ये अनाउंस करती है कि इस टाइम फ्रेम में डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है और बैलेंस पूरी तरह एक तरफ झुक चुका है। मार्केट हमेशा नेगोशिएशन की तरह चलता है। बायर्स और सेलर्स दोनों अपने अपने प्राइस पर अग्री कराने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर कैंडल्स इसी नेगोशिएशन का रिजल्ट होती है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, कुछ रिजेक्शन, कुछ पुलबैक। लेकिन मरुबोजू कैंडल नेगोशिएशन नहीं दिखाती, ये डोमिनेशन दिखाती है। इसमें कोई शैडो नहीं होती, क्योंकि अपोजिट साइड को बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब बुलिश मरुबोजू कैंडल बनती है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि प्राइस ऊपर गया। इसका मतलब यह होता है कि बायर्स ने ओपन से लेकर क्लोज तक सेलर्स को दबाव में रखा। सेलर्स ने कोशिश की होगी एंट्री लेने की, प्राइस को नीचे खींचने की, लेकिन हर बार बायर्स ने उस एफर्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए कैंडल के नीचे कोई विक नहीं बनी। यही कंप्लीट बायर कंट्रोल है। बियरिश मरुबोजू कैंडल में पिक्चर बिल्कुल उल्टी होती है। सेलर्स लगातार प्राइस को नीचे पुश करते हैं, बायर्स हर लेवल पर वीक पड़ते जाते हैं और अंत में क्लोज भी लो के पास होता है। बायर्स की तरफ से कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं दिखता। यही कंप्लीट सेलर कंट्रोल है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल का मतलब स्पीड नहीं होता। कभी कभी मरुबोजू कैंडल बहुत बड़ी होती है, कभी मॉडरेट साइज की। साइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंट्रोल का प्रूफ साइज से ज्यादा स्ट्रक्चर से मिलता है। शैडो का ना होना यह दिखाता है कि अपोजिट साइड को कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिली। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि मरुबोजू कैंडल लकी कैंडल होती है या सडन मूव का रिजल्ट होती है, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि ऐसी कैंडल अचानक नहीं बनती। इसके पीछे पोजिशनिंग होती है, ऑर्डर फ्लो होता है और पेशेंस होता है। इंस्टीट्यूशंस मार्केट में पैनिक नहीं करते। जब उनका बायस क्लियर हो जाता है, तब एग्जीक्यूशन क्लीन होती है और वही क्लेनलीनेस मरुबोजू कैंडल में दिखाई देती है। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट यहां समझना जरूरी है। जब मार्केट धीरे धीरे मूव करती है, तब ट्रेडर्स डाउट में रहते हैं, लेकिन जब मरुबोजू कैंडल बनती है, तो डाउट खत्म हो जाता है।
बायर्स या सेलर्स दोनों में से एक साइड मेंटली हार मान लेती है। यही मोमेंट होता है जब कंट्रोल कंप्लीट होता है। फियर नहीं, हेजिटेशन नहीं, सिर्फ कन्विक्शन। इस कन्विक्शन को समझना रिटेल ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वे चार्ट को पीछे से देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस चार्ट को फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ पढ़ते हैं। मरुबोजू कैंडल उनके लिए सरप्राइज नहीं होती, बल्कि कंफर्मेशन होती है कि मार्केट वही कर रही है जो एक्सपेक्टेड था। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग मरुबोजू कैंडल को देखकर इमीडिएटली ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब अब मूव जारी रहेगा। लेकिन कैंडल का काम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है, इसका काम प्रेजेंट रिवील करना है। ये कैंडल ये बताती है कि इस मोमेंट में पावर बैलेंस किसके पास है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आप कैंडल को सिग्नल नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह देखने लगते हैं। आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि बायर्स या सेलर्स ने कंट्रोल क्यों लिया, कहाँ लिया और किस कॉन्टेक्स्ट में लिया। कॉन्टेक्स्ट यहां सबसे क्रिटिकल रोल निभाता है। सैम मरुबोजू कैंडल अगर रेंज के बीच में बने तो उसका मीनिंग अलग होगा। अगर वही कैंडल किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बने तो उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। कंट्रोल हमेशा लोकेशन के साथ समझा जाता है, आइसोलेशन में नहीं। इंस्टीट्यूशंस कभी भी सिर्फ कैंडल देखकर डिसीजन नहीं लेते, वे कैंडल को मार्केट बिहेवियर की समरी मानते हैं। मरुबोजू कैंडल उनके लिए प्रूफ होती है कि एफर्ट और रिजल्ट अलाइंड है। एफर्ट वॉल्यूम के रूप में आता है और रिजल्ट प्राइस मूवमेंट के रूप में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब कंट्रोल अनक्वेश्चनेबल हो जाता है। एक और सटल बात, मरुबोजू कैंडल कंट्रोल दिखाती है, लेकिन ड्यूरेशन नहीं। कंट्रोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। इसलिए प्रोफेशनल्स कैंडल के बाद रिएक्शन देखते हैं, फॉलो थ्रू आता है या नहीं, प्राइस सस्टेन करता है या नहीं। यही डिसाइड करता है कि कंट्रोल टेम्पररी था या स्ट्रक्चरल। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर कंट्रोल को पावर समझ लेते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं। जब वे कंट्रोल लेते हैं तो वे जानते हैं कि मार्केट उनकी तरफ देख रही है, इसलिए एग्जीक्यूशन क्लीन होती है, सडन नहीं। यही रीजन है कि मरुबोजू कैंडल विजुअली भी क्लीन दिखती है। जब आप बार बार चार्ट पर मरुबोजू कैंडल को इस लेंस से देखना शुरू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मार्केट रैंडमली नहीं चलती। हर स्ट्रॉन्ग कैंडल के पीछे क्लैरिटी होती है, या तो बायर्स की या सेलर्स की। कंफ्यूजन कैंडल्स में होता है, मरुबोजू कैंडल्स में नहीं। यही क्लैरिटी ट्रेडर्स को इमोशनली स्टेबल बनाती है। जब आपको पता होता है कि कंट्रोल किसके पास है तो आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, आप चेज नहीं करते, आप वेट करना सीखते हैं। कंट्रोल की पहचान पेशेंस सिखाती है। अब तक आपने ये समझ लिया कि मरुबोजू कैंडल सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, बल्कि ये पावर बैलेंस का साफ स्टेटमेंट है। लेकिन यहां एक और लेयर है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। कंट्रोल दिखाई देता है, लेकिन उस कंट्रोल के पीछे सोच क्या होती है। आखिर बायर्स या सेलर्स किस मेंटल स्टेट में होते हैं जब वे इतना डोमिनेंस दिखाते हैं। मार्केट के अंदर उस समय बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या महसूस कर रहे होते हैं, और ये कलेक्टिव साइकोलॉजी कैसे शेप लेती है। अगले हिस्से में हम इसी इनविजिबल साइड को समझेंगे, जहां कैंडल्स इमोशंस बन जाती है और प्राइस मूवमेंट के पीछे छुपी ह्यूमन साइकोलॉजी सामने आती है। वहीं से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि मरुबोजू कैंडल सिर्फ कंट्रोल नहीं दिखाती, बल्कि मार्केट के अंदर चल रही मानसिक लड़ाई का फाइनल वर्डिक्ट क्यों होती है। चैप्टर 3, बुलिश वर्सेस बियरिश मरुबोजू, रीडिंग स्ट्रेंथ विदाउट इंडिकेटर्स। जब ट्रेडर्स बुलिश और बियरिश मरुबोजू कैंडल को देखते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ कलर पर रिएक्ट करते हैं। ग्रीन मतलब बाय स्ट्रेंथ, रेड मतलब सेल प्रेशर। लेकिन अगर आप सिर्फ कलर देख रहे हैं तो आप मरुबोजू कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मिस कर रहे हैं। असल गेम कलर का नहीं, स्ट्रेंथ की क्वालिटी का है, और ये स्ट्रेंथ बिना किसी इंडिकेटर के भी साफ साफ पढ़ी जा सकती है। बुलिश मरुबोजू कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बस ऊपर चली गई। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स ने ओपन से लेकर क्लोज तक मार्केट को कंटिन्यूअसली पुश किया और सेलर्स के पास इंटरवीन करने का कोई इफेक्टिव चांस नहीं था। कोई लोअर विक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करती रही, जैसे मार्केट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि आज आर्ग्यूमेंट करने का मूड नहीं है। अब इसी बुलिश मरुबोजू को बियरिश मरुबोजू से कंपेयर कीजिए। बियरिश मरुबोजू में सेलर्स ओपन से ही डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। बायर्स हर लेवल पर ट्राई करते हैं कि प्राइस को सपोर्ट मिले, लेकिन सेलर्स उस एफर्ट को तुरंत सप्रेस कर देते हैं।
रिजल्ट ये होता है कि कैंडल क्लोज के पास कोई अपर विक नहीं बनती। मार्केट क्लियरली बता देती है कि बायर्स वीक है और कंट्रोल सेलर्स के पास है। यहां एक सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस समझना जरूरी है। बुलिश मरुबोजू ऑप्टिमिज्म दिखाती है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं। बियरिश मरुबोजू फेयर नहीं दिखाती, बल्कि कन्विक्शन दिखाती है। फेयर कैंडल्स में शैडोज होती है, इनडिसिशन होता है। मरुबोजू कैंडल इमोशन से ऊपर उठ चुकी होती है। ये कैंडल रिएक्शन नहीं, डिसीशन होती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि बुलिश मरुबोजू दिखी और उन्होंने इमीडिएटली बाय कर लिया। बियरिश मरुबोजू दिखी और पैनिक में सेल कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि मरुबोजू कैंडल स्ट्रेंथ दिखाती है, टाइमिंग नहीं। स्ट्रेंथ को समझना है, चेज नहीं करना। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिकेटर के बिना स्ट्रेंथ कैसे पढ़े? आंसर बहुत सिंपल है। कैंडल की बॉडी, कैंडल का पोजीशन और कैंडल का फॉलो थ्रू। बुलिश मरुबोजू अगर साइडवेज मार्केट के बीच में बनती है तो स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। लेकिन वही कैंडल अगर कंसोलिडेशन के ऊपर बने तो मैसेज बिल्कुल अलग हो जाता है। सैम कैंडल, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट स्ट्रेंथ। बियरिश मरुबोजू भी यही रूल फॉलो करती है। अगर डाउन ट्रेंड के मिडिल में बन रही है तो ये कॉन्टिन्यूएशन की स्ट्रेंथ दिखा सकती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बन जाए तो ये टेम्पररी डोमिनेंस भी हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस कैंडल को स्टैंड अलोन नहीं देखते, वे कैंडल को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ रीड करते हैं। इंडिकेटर्स अक्सर लैग करते हैं क्योंकि वे पास्ट डेटा से कैलकुलेट होते हैं। लेकिन मरुबोजू कैंडल प्रेजेंट मोमेंट का रॉ ट्रूथ दिखाती है। इंस्टीट्यूशंस को यही ट्रूथ चाहिए होता है। उन्हें यह जानना होता है कि इस एग्जैक्ट मोमेंट में मार्केट किसके कंट्रोल में है, बुलिश या बियरिश। मरुबोजू इस सवाल का डायरेक्ट आंसर देती है। एक और डिफरेंस जो समझना जरूरी है, हर लॉन्ग ग्रीन कैंडल बुलिश मरुबोजू नहीं होती और हर लॉन्ग रेड कैंडल बियरिश मरुबोजू नहीं होती। अगर कैंडल में शैडो है तो इसका मतलब है कि अपोजिट साइड ने रेजिस्टेंस दिखाया। ट्रू मरुबोजू में रेजिस्टेंस विजिबल नहीं होती। यही रीजन है कि इंस्टीट्यूशंस प्योर मरुबोजू कैंडल को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप इंडिकेटर्स हटाकर सिर्फ कैंडल्स पर फोकस करते हैं तो इनिशियली इनसिक्योरिटी आती है, लगता है कंफर्मेशन मिसिंग है। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि कैंडल इटसेल्फ कंफर्मेशन बन जाती है। बुलिश मरुबोजू कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, बियरिश मरुबोजू कॉशन सिखाती है। दोनों कैंडल्स आपको इंपल्सिव होने से रोकती है। अगर आप सही लेंस से देखना सीख लें, एक पावरफुल एक्सरसाइज है। चार्ट खोलिए और सिर्फ ये देखिए कि बुलिश मरुबोजू के बाद प्राइस ने क्या किया। फॉलो थ्रू मिला या नहीं? सैम एक्सरसाइज बियरिश मरुबोजू के साथ कीजिए। आपको दिखेगा कि स्ट्रेंथ तब मीनिंगफुल होती है जब मार्केट उसे एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस इंडिकेटर्स नहीं दिखाते, प्राइस दिखाती है। रिटेल ट्रेडर स्ट्रेंथ को एक्साइटमेंट समझ लेते हैं, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ को सस्टेनेबिलिटी से मेजर करते हैं। बुलिश मरुबोजू अगर नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में होल्ड करती है, हायर प्राइसेस एक्सेप्ट होते हैं तो स्ट्रेंथ रील होती है। अगर इमीडिएटली प्राइस पुल बैक कर जाए तो स्ट्रेंथ टेम्पररी थी। कैंडल गलत नहीं थी, इंटरप्रिटेशन गलत थी। बियरिश मरुबोजू में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। अगर सेलर्स के डोमिनेंस के बाद प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर प्राइस तुरंत बाउंस कर जाए तो सेलर्स का कंट्रोल शॉर्ट लिव था। मरुबोजू कैंडल आपको क्लू देती है, कंक्लूजन नहीं। यही वजह है कि इंस्टीट्यूशंस इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं करते। इंडिकेटर्स उन्हें फॉल्स कंफर्ट देते हैं, कैंडल उन्हें अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है। बुलिश और बियरिश मरुबोजू दोनों अनकंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि वे सर्टेनिटी नहीं, क्लैरिटी देती है। जब आप स्ट्रेंथ को क्लैरिटी की तरह देखना शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग इमोशनल गेम नहीं रहती। आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर स्ट्रॉन्ग कैंडल ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। समटाइम्स स्ट्रॉन्ग कैंडल सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। इंस्टीट्यूशंस इसी ऑब्जर्वेशन फेज में एज बनाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट यहां होता है। रिटेल ट्रेडर्स पूछते हैं अब बाय करें या सेल करें। इंस्टीट्यूशंस पूछते हैं मार्केट ने क्या रिवील किया है। बुलिश और बियरिश मरुबोजू इसी रिवील का क्लीनेस्ट फॉर्म है। नो इंडिकेटर, नो नॉइज, जस्ट प्राइस स्पीकिंग। अगर आप रेगुलरली मरुबोजू कैंडल्स को इस माइंडसेट से पढ़ते हैं तो आपको इंडिकेटर्स की डिपेंडेंसी धीरे धीरे अननेसेसरी लगने लगती है। आप चार्ट पर काम हो जाते हैं, पैनिक कम होता है, ओवर ट्रेडिंग कम होती है और पेशेंस नेचुरली डेवलप होती है। अब यहां तक आते आते आपके लिए यह क्लियर हो जाना चाहिए कि बुलिश और बियरिश मरुबोजू कैंडल सिर्फ अपोजिट कलर्स नहीं है,
बल्कि अपोजिट नैरेटिव्स हैं। एक बायर्स की डोमिनेंस की कहानी कहती है, दूसरी सेलर्स की अथॉरिटी की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली गेम तब शुरू होता है जब आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आखिर आती कहां से है। अगले हिस्से में हम इसी कन्विक्शन की जड़ तक जाएंगे। हम ये समझेंगे कि जब मरुबोजू कैंडल बनती है, उस समय मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स मेंटली किस स्टेट में होते हैं, कौन कॉन्फिडेंट होता है, कौन डाउट में होता है और कौन साइलेंटली साइड चेंज कर चुका होता है। वहीं से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि कैंडल सिर्फ प्राइस का रिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि कलेक्टिव साइकोलॉजी का मिरर क्यों होती है। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको एवरेज ट्रेडर से अलग बनाती है। चैप्टर 4, द साइकोलॉजी बिहाइंड मरुबोजू कैंडल्स। हु इज रियली एंटरिंग द मार्केट। जब भी चार्ट पर मरुबोजू कैंडल बनती है, ज्यादातर ट्रेडर्स उसका शेप देखते हैं, साइज देखते हैं, कलर देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस कैंडल के पीछे एक्चुअली कौन है। मार्केट अपने आप नहीं चलता। हर स्ट्रॉन्ग कैंडल के पीछे डिसीजंस होते हैं, इमोशंस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है। मरुबोजू कैंडल उसी साइकोलॉजी का नेकेड ट्रूथ दिखाती है। मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक वो जो रिएक्ट करते हैं और दूसरे वो जो प्लान करके एक्ट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ज्यादातर रिएक्शन साइड पर होते हैं। न्यूज आई, कैंडल बनी, इंडिकेटर क्रॉस हुआ और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। इंस्टीट्यूशंस इस तरह ऑपरेट नहीं करते। जब मरुबोजू कैंडल बनती है, तो ये यूजुअली रिएक्शन का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि प्री डिसाइडेड इंटेंट का एग्जीक्यूशन होती है। साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे सोचते हैं। इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंट्री लेने से पहले बहुत समय स्पेंड करते हैं। अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग, प्रोबिंग। जब उन्हें क्लैरिटी मिल जाती है कि डिमांड या सप्लाई इंबैलेंस क्रिएट हो चुका है, तब एग्जीक्यूशन फेज आता है। मरुबोजू कैंडल अक्सर उसी एग्जीक्यूशन फेज का विजिबल प्रूफ होती है। बुलिश मरुबोजू कैंडल के पीछे साइकोलॉजी ये होती है कि बायर्स अब प्राइस के सस्ते होने का वेट नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अभी अग्रेसिवली बाय नहीं किया, तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। इसलिए हेजिटेशन खत्म हो जाता है, पुलबैक्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, सेलर्स की सप्लाई को कंज्यूम किया जाता है और प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर पुश होती है। दिस इज नॉट एक्साइटमेंट, दिस इज कॉन्फिडेंस। बियरिश मरुबोजू कैंडल में साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन कन्विक्शन सेम लेवल का होता है। सेलर्स अब बाउंस का वेट नहीं करते, दे सेल इनटू एवरी अटेम्प्ट ऑफ बाइंग। बायर्स मेंटली वीक पड़ चुके होते हैं। होप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है और सेलर्स उसी वीकनेस का फायदा उठाते हैं। यही रीजन है कि बियरिश मरुबोजू कैंडल में पैनिक नहीं, अथॉरिटी दिखती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मरुबोजू कैंडल रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को एक्सपोज करती है। जब ऐसी कैंडल बनती है, रिटेल ट्रेडर्स दो एक्सट्रीम रिएक्शंस दिखाते हैं। कुछ लोग एफओएमओ में जंप कर जाते हैं और कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं, ये सोचकर कि मूव बहुत लेट हो चुका है। इंस्टीट्यूशंस को एग्जैक्टली यही बिहेवियर चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट में इंबैलेंस ही नहीं, इमोशनल इंबैलेंस भी क्रिएट करती है। इंस्टीट्यूशंस साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद कौन चेस करेगा, कौन रिग्रेट करेगा और कौन साइडलाइन रहेगा। मरुबोजू कैंडल उनके लिए सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं होती, बल्कि क्राउड बिहेवियर को स्टीयर करने का टूल होती है। एक सटल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये भी है कि मरुबोजू कैंडल क्लैरिटी देती है। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है। जब मार्केट साइडवेज होती है, शैडोज वाली कैंडल्स बनती है, तब ट्रेडर्स एंग्शियस रहते हैं, डिसीजन फटीग होता है। लेकिन मरुबोजू कैंडल अनसर्टेनिटी को रिमूव कर देती है, डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। इवन अगर ट्रेडर ट्रेड न भी ले, मेंटली उसे रिलीफ मिलता है कि मार्केट ने अपना स्टैंड ले लिया है। ये क्लैरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत वैल्यूबल होती है, क्योंकि क्लैरिटी लिक्विडिटी अट्रैक्ट करती है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है, पार्टिसिपेशन बढ़ती है। पार्टिसिपेशन बढ़ने से एग्जीक्यूशन स्मूथ होती है। स्मूथ एग्जीक्यूशन अगेन रीइंफोर्सेस द मूव। ये एक साइकोलॉजिकल लूप है और मरुबोजू कैंडल उस लूप का इग्निशन पॉइंट बनती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हिडन रहते हैं, दिखाई नहीं देते। रियलिटी यह है कि इंस्टीट्यूशंस प्राइस के थ्रू खुद को रिवील करते हैं। मरुबोजू कैंडल उनका सिग्नेचर है। लाउड नहीं, फ्लैशी नहीं, बट अनडिनाएबल। एक और साइकोलॉजिकल लेयर है कमिटमेंट। मरुबोजू कैंडल कमिटमेंट दिखाती है। ओपन से लेकर
क्लोज तक सेम डायरेक्शन में ट्रेड करना कमिटमेंट मांगता है। हाफ हार्टेड पार्टिसिपेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। ये बिहेवियर तभी पॉसिबल है जब कैपिटल, प्लानिंग और पेशेंस तीनों अलाइंड हो। इंस्टीट्यूशंस इसी अलाइनमेंट के साथ काम करते हैं। अब यह भी समझना जरूरी है कि हर मरुबोजू कैंडल इंस्टीट्यूशनल एंट्री नहीं होती। कभी कभी शॉर्ट कवरिंग या पैनिक सेलिंग भी मरुबोजू कैंडल क्रिएट कर सकती है, लेकिन साइकोलॉजी फिर भी वही रहती है। वन साइड कंप्लीटली ओवरवेल्म हो चुकी होती है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि मूव सस्टेनेबल है या टेम्पररी। इंस्टीट्यूशंस यही डिफरेंस पढ़ते हैं। जब आप साइकोलॉजी को समझना शुरू करते हैं तो आप कैंडल से सवाल पूछते हैं। आप पूछते हैं, इस कैंडल के बनने से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, कौन ट्रैप हुआ, कौन वैलिडेटेड हुआ। दीज क्वेश्चंस रिटेल ट्रेडर्स नहीं पूछते, इंस्टीट्यूशंस पूछते हैं। मरुबोजू कैंडल ट्रैप ट्रेडर्स की कहानी भी बताती है। साइडवेज मार्केट में ट्रैप्ड बायर्स या सेलर्स जब फाइनली फोर्स्ड होते हैं पोजीशंस क्लोज करने के लिए, तब कैंडल एक्सट्रीम बनती है। दैट फोर्स्ड बिहेवियर क्रिएट्स एक्सेलरेशन। इंस्टीट्यूशंस इस एक्सेलरेशन को एंटिसिपेट करते हैं और उसका एडवांटेज लेते हैं। साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल पार्ट यह है कि मरुबोजू कैंडल मार्केट में बिलीफ चेंज कर देती है। बिफोर द कैंडल ओपिनियंस डिवाइडेड होते हैं। आफ्टर द कैंडल नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। मीडिया, एनालिस्ट्स, ट्रेडर्स सब सेम डायरेक्शन की बात करने लगते हैं। इंस्टीट्यूशंस इस नैरेटिव शिफ्ट को पहले से एक्सपेक्ट करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स बाद में रिएक्ट करते हैं। अगर आप इस साइकोलॉजी को इग्नोर करते हैं तो मरुबोजू कैंडल आपको कंफ्यूज करेगी। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो यही कैंडल आपको काम बनाएगी। यू स्टॉप आस्किंग क्या करूं एंड स्टार्ट आस्किंग मार्केट क्या बता रही है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि मरुबोजू कैंडल बनने के बाद मार्केट बिहेवियर बदल जाता है। वॉलेटिलिटी कॉम्प्रेस या एक्सपैंड होती है, लिक्विडिटी पैटर्न्स शिफ्ट होते हैं, पार्टिसिपेंट्स की बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। यस, मार्केट की भी बॉडी लैंग्वेज होती है। मरुबोजू कैंडल उस लैंग्वेज का लाउडेस्ट वर्ड होती है। अब यहां तक आते आते आपके लिए यह क्लियर हो जाना चाहिए कि मरुबोजू कैंडल सिर्फ बायर्स और सेलर्स की लड़ाई नहीं दिखाती, बल्कि ये रिवील करती है कि सीरियस प्लेयर्स कब एक्टिव हुए हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल अभी बाकी है। साइकोलॉजी समझना जरूरी है, लेकिन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी तभी काम आती है जब उसे रियल प्राइस लेवल्स पर अप्लाई किया जाए। अगले हिस्से में हम इसी अंडरस्टैंडिंग को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास होती है और वही मरुबोजू कैंडल बनती है, तब साइकोलॉजी कैसे एक्शन में कन्वर्ट होती है। वही आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि इंस्टीट्यूशंस सिर्फ कैंडल नहीं देखते, बल्कि कैंडल और लोकेशन को कंबाइन करके हाई कन्विक्शन डिसीजंस कैसे लेते हैं। और यही कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग को गैसवर्क से निकालकर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में बदल देता है। चैप्टर 5, मरुबोजू ब्रेकआउट सेटअप, हाउ इंस्टीट्यूशंस एंटर अबव की लेवल्स। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि मरुबोजू कैंडल मार्केट का इंटेंट दिखाती है, कंट्रोल रिवील करती है और साइकोलॉजी एक्सपोज करती है। अब सवाल ये नहीं है कि कैंडल स्ट्रांग है या नहीं। असली सवाल ये है, इंस्टीट्यूशंस इस स्ट्रेंथ को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। यहीं से मरुबोजू ब्रेकआउट सेटअप की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले एक बेसिक मिसकंसेप्शन तोड़ना जरूरी है। इंस्टीट्यूशंस कभी भी रैंडम जगह पर ब्रेकआउट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। उनके लिए ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस का लेवल क्रॉस करना नहीं होता, बल्कि बिलीफ का शिफ्ट होता है कि लेवल्स वही होते हैं जहां मार्केट पहले हेजिटेंट रही हो, जहां ओपिनियंस डिवाइडेड रहे हों और जहां लिक्विडिटी जमा हुई हो। इंस्टीट्यूशंस ऐसे लेवल्स को बहुत पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करते हैं। जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन जोन के पास बार बार रुकती है, तब रिटेल ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। उन्हें लगता है मार्केट स्टक है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए वही जोन प्रेपरेशन फेज होता है। बायर्स और सेलर्स दोनों वहां टेस्ट किए जाते हैं। वीक हैंड्स धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड करते रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, मार्केट कई सेशन से एक रेंज में घूम रही है, इंडिकेटर्स फ्लैट है, मोमेंटम कंफ्यूजिंग है और ज्यादातर ट्रेडर्स इंटरेस्ट खोने लगते हैं। ठीक उसी मोमेंट पर, जब मेजॉरिटी एक्सपेक्ट नहीं करती, एक क्लीन मरुबोजू कैंडल उसकी लेवल के ऊपर क्लोज करती है। नो अपर शैडो, नो हेजिटेशन। ये सिर्फ ब्रेकआउट नहीं है, ये अनाउंसमेंट है। मरुबोजू ब्रेकआउट कैंडल का साइकोलॉजी बहुत साफ होती है। बायर्स अब नेगोशिएट नहीं कर रहे, दे आर सेइंग, अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा।
सेलर्स जो उस लेवल पर कॉन्फिडेंट थे सडनली रॉन्ग साइड पर खड़े हो जाते हैं। द स्टॉप्स गेट हिट, पोजीशंस फोर्स्ड एग्जिट की तरफ जाती है। दैट फोर्स बाइंग एज फ्यूल टू द ब्रेकआउट। रिटेल ट्रेडर्स इस मोमेंट को अक्सर लेट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है मूव बहुत फास्ट हो गया, बट इंस्टीट्यूशंस इसे लेट नहीं मानते क्योंकि उन्होंने ग्राउंड वर्क पहले कर लिया होता है। मरुबोजू कैंडल उनके लिए एंट्री नहीं, बल्कि कंफर्मेशन होती है कि मार्केट ने फाइनली वही डिसीजन लिया है जिसका इंतजार था। यहां एक क्रिटिकल डिटेल है, इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट पर चेज नहीं करते, वे एक्सेप्टेंस देखते हैं। मरुबोजू कैंडल अगर की लेवल के ऊपर क्लोज होती है और प्राइस वहां सस्टेन करने लगता है तो ब्रेकआउट वैलिड माना जाता है। अगर प्राइस तुरंत लेवल के नीचे आ जाए तो कैंडल स्ट्रांग होने के बावजूद सेटअप फेल हो सकता है। कैंडल इंटेंट दिखाती है, लेकिन लोकेशन इंटेंट को रिलायबल बनाती है। मरुबोजू ब्रेकआउट सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लैरिटी। नो ओवरलैपिंग कैंडल्स, नो लॉन्ग विक्स, नो कंफ्यूजन। मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, लेकिन ब्रेकआउट मोमेंट पर इंस्टीट्यूशंस क्लैरिटी चाहते हैं। यही क्लैरिटी मरुबोजू कैंडल देती है। एक कॉमन रिटेल मिस्टेक यहां होती है, लोग हर मरुबोजू कैंडल को ब्रेकआउट मान लेते हैं, लेकिन अगर कैंडल किसी रैंडम जगह बनी है बिना कॉन्टेक्स्ट के तो वो सिर्फ वॉलेटिलिटी हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट को तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब कैंडल की लेवल के अबाव एक्सेप्टेंस दिखाए। अब रिस्क मैनेजमेंट की साइकोलॉजी समझिए। इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट पर ब्लाइंडली बाय नहीं करते, दे नो फेक ब्रेकआउट्स एग्जिस्ट, इसलिए वे कैंडल के क्लोज को रिस्पेक्ट करते हैं, इंट्राडे नॉइज को इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। अगर मार्केट ब्रेकआउट लेवल को सपोर्ट की तरह ट्रीट करता है तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिटेल ट्रेडर्स इस फेज में इंपेशेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। यही इंपेशेंस फियर क्रिएट करती है। इंस्टीट्यूशंस इस फियर को समझते हैं और उसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आता है वो अक्सर रिटेल एग्जिट और इंस्टीट्यूशनल एड ऑन का पॉइंट बनता है। मरुबोजू ब्रेकआउट कैंडल इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट को रिवील करती है। दे प्रेफर डिसाइसिवनेस ओवर परफेक्शन। परफेक्ट एंट्री नहीं, बल्कि करेक्ट डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दे नो कि बिग मूव्स क्लीन एंट्री से नहीं, बल्कि क्लीन कन्विक्शन से बनते हैं। एक और सटल पॉइंट, मरुबोजू ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम के बिना भी वैलिड हो सकती है, लेकिन जब वॉल्यूम अलाइन हो तो कन्विक्शन डबल हो जाती है। स्टिल इंस्टीट्यूशंस पहले प्राइस को ट्रस्ट करते हैं, वॉल्यूम को सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह देखते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस सेटअप को सही लेंस से पढ़ना सीख जाए तो आपकी ट्रेडिंग अप्रोच कैसे बदल जाएगी। आप ब्रेकआउट से डरेंगे नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट से जज करेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि लेट तो नहीं हो गया, आप पूछेंगे कि मार्केट ने क्या एक्सेप्ट किया है। मरुबोजू ब्रेकआउट सेटअप डिसिप्लिन भी सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि हर रेंज टूटने पर ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ वही ब्रेकआउट्स ट्रेड करने हैं जहां कैंडल मार्केट का हेजिटेशन कंप्लीटली वाइप आउट कर दे। इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि ब्रेकआउट्स लाउड नहीं होते, दे आर डिसाइसिव। लाउड मूव्स केओटिक होते हैं, डिसाइसिव मूव्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं। मरुबोजू कैंडल स्ट्रक्चर की पहचान है। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट करे और फिर कंटिन्यूएशन दिखाए तो ये स्ट्रेंथ का साइन है, वीकनेस का नहीं। रिटेल ट्रेडर्स इसे बोरिंग समझते हैं, इंस्टीट्यूशंस इसे हेल्दी डाइजेशन मानते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि मरुबोजू ब्रेकआउट सेटअप आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। आप हर मूव में जंप नहीं करते, आप वेट करते हैं क्लैरिटी के लिए, लोकेशन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। यही पेशेंस लॉन्ग टर्म एज क्रिएट करता है। अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मरुबोजू ब्रेकआउट सेटअप सिर्फ एंट्री टेक्निक नहीं है, ये थिंकिंग फ्रेमवर्क है। ये आपको सिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस प्राइस को कैसे फोर्स नहीं करते, बल्कि अलाउ करते हैं रिवील होने के लिए। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट लेयर बाकी है। ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग हो सकती है, लोकेशन परफेक्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन रहता है, क्या सच में बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। प्राइस मूवमेंट दिखता है, लेकिन पार्टिसिपेशन का डेप्थ कैसे समझे। अगले हिस्से में हम इसी मिसिंग पजल पीस को जोड़ेंगे। हम ये समझेंगे कि जब मरुबोजू कैंडल के साथ वॉल्यूम अलाइन होता है तब मार्केट स्टोरी कैसे चेंज होती है, कैसे वॉल्यूम इंटेंट को वैलिडेट करता है और कैसे इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेशन को हाइड नहीं बल्कि सटली कंफर्म करते हैं। वहीं से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा ब्रेकआउट सिर्फ नॉइज है और कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइनली स्मार्ट मनी के साथ है। चैप्टर 6,
Why institutions trust Maruboju candles more than indicators? जब रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले वे इंडिकेटर्स ढूंढते हैं। मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर्स, अलर्ट्स, सिग्नल्स, सब कुछ ताकि डिसीजन आसान हो जाए। इंडिकेटर्स एक कंफर्ट देते हैं, एक फीलिंग देते हैं कि अब ट्रेड साइंटिफिक हो गया है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस इस कंफर्ट पर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि कंफर्ट अक्सर लेट होती है और मार्केट लेट डिसीजंस को रिवॉर्ड नहीं करता। यही रीजन है कि इंस्टीट्यूशंस मरुबोजू कैंडल्स जैसी रॉ प्राइस इंफॉर्मेशन को इंडिकेटर्स से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इंडिकेटर्स हमेशा पास्ट डेटा पर कैलकुलेट होते हैं। चाहे इंडिकेटर कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो, वो प्राइस के पीछे चलता है। मार्केट पहले मूव करती है, इंडिकेटर बाद में रिएक्ट करता है। इंस्टीट्यूशंस को रिएक्शन नहीं चाहिए, उन्हें रेवलेशन चाहिए। मरुबोजू कैंडल रिएक्शन नहीं दिखाती, वो रिवील करती है कि मार्केट इस एग्जैक्ट मोमेंट में क्या सोच रही है। मरुबोजू कैंडल कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये डायरेक्ट आउटकम है बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का। नो स्मूथिंग, नो एवरेजिंग, नो डिले। इंस्टीट्यूशंस को यही क्लैरिटी चाहिए होती है। उन्हें यह जानना होता है कि करंट ऑक्शन में पावर किसके हाथ में है, ना कि ये कि पावर कुछ कैंडल्स पहले कहा थी। रिटेल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें सर्टेनिटी चाहिए, उन्हें क्लियर बाइसल सिग्नल्स चाहिए। इंस्टीट्यूशंस अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करते हैं। दे डू नॉट नीड सर्टेनिटी, दे नीड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बिटवीन प्राइस बिहेवियर, मार्केट कॉन्टेक्स्ट एंड साइकोलॉजी। मरुबोजू कैंडल इस अलाइनमेंट को विजुअली शो करती है। इंडिकेटर्स अक्सर मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। वन इंडिकेटर बाय कहता है, दूसरा सेल। ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है। मरुबोजू कैंडल कंफ्यूजन नहीं देती। या तो कंट्रोल बायर्स के पास है या सेलर्स के पास। सिंपल, क्लीन, बाइनरी। इंस्टीट्यूशंस सिंप्लिसिटी को प्रेफर करते हैं क्योंकि सिंप्लिसिटी एग्जीक्यूशन को फास्ट और डिसिप्लिन बनाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिकेटर्स क्राउड बिहेवियर को एम्पलीफाई करते हैं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सैम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। सैम लेवल्स, सैम सिग्नल्स, सैम एंट्रीज। इंस्टीट्यूशंस इस प्रेडिक्टेबिलिटी को इजीली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। मरुबोजू कैंडल प्रेडिक्टेबल नहीं होती क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग को एक्सपोज करती है, रूल बेस्ड सिग्नल्स को नहीं। जब मार्केट स्लो होती है, इंडिकेटर्स फॉल्स होप देते हैं। ट्रेडर सोचता है बस क्रॉसओवर होने वाला है, बस आरएसआई एक्सट्रीम पर है। मीनवाइल इंस्टीट्यूशंस ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस एक्चुअली रिएक्ट कैसे कर रही है। मरुबोजू कैंडल अगर बनती है तो वो सारी इंडिकेटर स्टोरीज को इररेलेवेंट बना देती है। प्राइस स्पीक्स लाउडर दैन फॉर्मूलाज। इंस्टीट्यूशंस मरुबोजू कैंडल को ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये एफर्ट एंड रिजल्ट को एक साथ दिखाती है। एफर्ट बाइंग या सेलिंग प्रेशर में होता है, रिजल्ट प्राइस मूवमेंट में। इंडिकेटर्स एफर्ट को हाइड कर देते हैं, मरुबोजू कैंडल एफर्ट को एक्सपोज करती है। नो शैडोज मीन्स नो रेजिस्टेंस, दैट इज रॉ ट्रूथ। एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। इंडिकेटर्स ट्रेडर्स को आउटसोर्स थिंकिंग सिखाते हैं। सिग्नल आया, ट्रेड लिया, सिग्नल गया, ट्रेड बंद किया। इंस्टीट्यूशंस थिंकिंग आउटसोर्स नहीं करते। दे ऑब्जर्व, इंटरप्रेट एंड देन एक्सिक्यूट। मरुबोजू कैंडल इंटरप्रिटेशन की फ्रीडम देती है। इट डज नॉट टेल यू व्हाट टू डू, इट टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग। इंडिकेटर्स ऑफन क्रिएट डिपेंडेंसी। ट्रेडर बिना इंडिकेटर के चार्ट देखने से डरता है। दैट डर एक्चुअली फियर है, डिसीजन मेकिंग का फियर। मरुबोजू कैंडल डिपेंडेंसी को तोड़ती है। इट फोर्सेस यू टू लुक एट प्राइस डायरेक्टली। इंस्टीट्यूशंस इसी डायरेक्ट एंगेजमेंट को वैल्यू करते हैं। एक और रीजन है रिस्क मैनेजमेंट। इंडिकेटर्स एंट्रीज और एग्जिट्स सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते। मरुबोजू कैंडल कॉन्टेक्स्ट के साथ आती है। कैंडल कहाँ बनी है, किस स्ट्रक्चर में बनी है, किस फेज में बनी है, ये सब रिस्क परसेप्शन बदल देता है। इंस्टीट्यूशंस रिस्क नंबर से नहीं, रिस्क बिहेवियर से जज करते हैं। जब इंडिकेटर सिग्नल फेल होता है, ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है। इंडिकेटर गलत था, बट इंस्टीट्यूशंस नो दैट प्राइस नेवर लाइज। इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, बट प्राइस इटसेल्फ इज ट्रूथ। मरुबोजू कैंडल ट्रूथ को हाइड नहीं करती। इंस्टीट्यूशंस इंडिकेटर्स कंप्लीटली इग्नोर नहीं करते, लेकिन दे नेवर गिव देम प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इंडिकेटर्स सेकेंडरी टूल्स हैं, मरुबोजू कैंडल प्राइमरी एविडेंस है। एविडेंस पहले आता है, एनालिसिस बाद में। रिटेल ट्रेडर्स एनालिसिस पहले करते हैं, एविडेंस बाद में ढूंढते हैं। मरुबोजू कैंडल इंस्टीट्यूशंस को स्पीड देती है। डिसीजन फास्ट होता है क्योंकि मैसेज क्लियर होता है।
इंडिकेटर्स डिसीजन स्लो कर देते हैं क्योंकि कंफर्मेशन वेट करना पड़ता है। मार्केट स्लो डिसीजन मेकर्स को पनिश करती है, फास्ट थिंकर्स को नहीं, बल्कि क्लियर थिंकर्स को रिवॉर्ड करती है। एक सटल थिंग नोटिस कीजिए, जब मार्केट एक्सट्रीम मूव करती है, इंडिकेटर्स अक्सर यूजलेस हो जाते हैं। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस, सब मीनिंगलेस लगने लगते हैं। बट मरुबोजू कैंडल एक्सट्रीम मोमेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। एक्सट्रीम कन्विक्शन, एक्सट्रीम क्लैरिटी। Institutions trust Maruboju candle because it aligns with how they think about market, as an auction, not as a machine. Indicators market को machine बना देते हैं। Maruboju candle market को human बनाती है। Humans decide, hesitate, commit, panic. Candle ये सब दिखाती है। Retail traders indicators की वजह से overtrade करते हैं। हर signal opportunity लगता है। Institutions selective होते हैं। मरुबोजू कैंडल सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रिक्ट बनाती है। नो क्लैरिटी, नो ट्रेड। दैट डिसिप्लिन कॉम्पाउंड्स ओवर टाइम। धीरे धीरे जब आप इंडिकेटर हटाकर सिर्फ मरुबोजू कैंडल ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको मार्केट की रिदम समझ आने लगती है। कब मार्केट अग्रेसिव है, कब पैसिव है। इंडिकेटर्स रिदम मिस कर देते हैं, कैंडल कैप्चर कर लेती है। इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट मरुबोजू कैंडल बिकॉज इट फोर्सेस अकाउंटेबिलिटी। कैंडल फेक नहीं होती, सिग्नल फेक हो सकता है, बैकटेस्ट फेक हो सकता है, बट कैंडल रियलिटी होती है। रियलिटी अनकंफर्टेबल होती है, बट इंस्टीट्यूशंस अनकंफर्टेबल ट्रूथ प्रेफर करते हैं ओवर कंफर्टेबल इल्यूशन। ये ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं है, इट इज अर्नड थ्रू रेपिटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इंस्टीट्यूशंस ने बार बार देखा है कि जब मरुबोजू कैंडल सही कॉन्टेक्स्ट में बनती है, मार्केट बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो जाता है, नॉट इन डायरेक्शन बट इन रिएक्शन। अब यहां तक आते आते ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस इंडिकेटर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बट दे डू नॉट वर्शिप देम, दे वर्शिप प्राइस। एंड मरुबोजू कैंडल प्राइस का सबसे ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल अभी भी बाकी है। प्राइस क्लैरिटी मिल गई, इंटेंट क्लियर हो गया, ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, पर पार्टिसिपेशन कितनी स्ट्रांग है, ये कैसे पता चले? क्या सिर्फ फ्यू ट्रेडर्स एक्टिव हैं या रियली लार्ज प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं? प्राइस ट्रूथ दिखाती है, लेकिन डेप्थ ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे जज करें? अगले हिस्से में हम इसी लेयर को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि जब मरुबोजू कैंडल के साथ वॉल्यूम अलाइन होता है, तब मार्केट मैसेज कैसे स्ट्रॉन्गर हो जाता है, कैसे वॉल्यूम कन्विक्शन को वैलिडेट करता है, और कैसे इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली रिवील कर देते हैं कि मूव सुपरफिशियल है या जेन्युइनली सपोर्टेड है। वहीं से आपकी रीडिंग शैलो से डीप बनना शुरू होगी और मार्केट को देखने का आपका लेंस और शार्प हो जाएगा। चैप्टर 7, मरुबोजू एंड वॉल्यूम सेटअप, कंफर्मिंग स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि मरुबोजू कैंडल मार्केट का इंटेंट दिखाती है, क्लैरिटी देती है, और इंस्टीट्यूशंस इसे इंडिकेटर से ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं। लेकिन यहां एक क्रिटिकल सवाल अभी अनआंसर्ड है। क्या हर स्ट्रॉन्ग मरुबोजू कैंडल के पीछे सच में स्मार्ट मनी होता है? प्राइस मूव तो दिख जाता है, लेकिन पार्टिसिपेशन की डेप्थ कैसे कंफर्म करें? यहीं पर वॉल्यूम पिक्चर में एंटर करता है। वॉल्यूम मार्केट की आवाज है। प्राइस बताती है मार्केट कहाँ जा रही है, और वॉल्यूम बताता है कितनी ताकत के साथ जा रही है। इंस्टीट्यूशंस प्राइस को प्राइमरी मानते हैं, लेकिन वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करते। वे वॉल्यूम को सिग्नल की तरह नहीं, बल्कि वैलिडेशन टूल की तरह यूज करते हैं। मरुबोजू एंड वॉल्यूम टुगेदर मार्केट की सबसे ऑनेस्ट स्टोरी बताते हैं। जब मरुबोजू कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बनती है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि प्राइस अग्रेसिवली मूव हुई। इसका मतलब यह होता है कि मूव में पार्टिसिपेशन ब्रॉड थी। लार्ज ऑर्डर्स, कमिटेड पोजीशंस और रियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। स्मार्ट मनी हमेशा वॉल्यूम के साथ काम करता है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के लार्ज पोजीशंस सस्टेन नहीं हो सकती। अब इमेजिन कीजिए, एक क्लीन बुलिश मरुबोजू कैंडल बनती है, लेकिन वॉल्यूम एवरेज से कम है। कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन पार्टिसिपेशन लिमिटेड है। इंस्टीट्यूशंस ऐसे मूव्स को सस्पिशियस मानते हैं। प्राइस मूव हो सकती है, लेकिन अगर क्राउड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है। दिस इज वेयर मेनी रिटेल ट्रेडर्स गेट ट्रैप्ड। रिटेल ट्रेडर्स कैंडल देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जरूर चलेगी। लेकिन इंस्टीट्यूशंस पूछते हैं, कितने लोग इस मूव में इन्वॉल्व हैं? वॉल्यूम इसी सवाल का आंसर देता है। हाई वॉल्यूम मीन्स एक्सेप्टेंस, लो वॉल्यूम मीन्स हेजिटेशन।
बियरिश मरुबोजू एंड वॉल्यूम का लॉजिक भी सेम है। अगर सेलिंग प्रेशर रियल है तो वॉल्यूम स्पाइक दिखेगा, सेलर्स कमिटेड होंगे, बायर्स एग्जिट करने को मजबूर होंगे। दैट फोर्स्ड बिहेवियर वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होता है। लो वॉल्यूम बियरिश मरुबोजू ऑफन शॉर्ट टर्म पैनिक होती है, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस वॉल्यूम को स्पाइक नहीं, कॉन्टेक्स्ट में स्पाइक देखते हैं। वॉल्यूम स्पाइक मिडिल ऑफ नोवेयर पर मीनिंगलेस हो सकता है, लेकिन सेम वॉल्यूम स्पाइक अगर की लेवल के पास आए, मरुबोजू कैंडल के साथ आए, तो मैसेज पावरफुल बन जाता है। वॉल्यूम क्राउड साइकोलॉजी को रिवील करता है। जब मरुबोजू कैंडल के साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अग्री कर रहे हैं डायरेक्शन के साथ। अग्रीमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। डिसएग्रीमेंट वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, अग्रीमेंट ट्रेंड क्रिएट करता है। रिटेल ट्रेडर्स वॉल्यूम को इंडिकेटर की तरह ट्रीट करते हैं। वॉल्यूम हाई है, बाय करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस वॉल्यूम को बिहेवियर की तरह रीड करते हैं। दे आस्क, वॉल्यूम क्यों आया, कौन आया, किस फेज में आया। अनसरप्राइज स्ट्रक्चर में छुपा होता है। एक सटल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मार्ट मनी हमेशा वॉल्यूम स्पाइक पर एंटर नहीं करता। ऑफन इंस्टीट्यूशंस पहले पोजीशन बिल्ड कर चुके होते हैं। वॉल्यूम स्पाइक तब आता है जब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ती है। मरुबोजू कैंडल विद वॉल्यूम स्पाइक ऑफन मार्क्स कन्फर्मेशन फेज, नॉट अक्यूमुलेशन फेज। इंस्टीट्यूशंस इसे समझते हैं, रिटेल नहीं। इसलिए इंस्टीट्यूशंस मरुबोजू एंड वॉल्यूम सेटअप को एंट्री से ज्यादा वैलिडेशन सेटअप की तरह यूज करते हैं। दे ऑलरेडी हैव बायस। वॉल्यूम सिंपली कंफर्म्स दैट बायस इज नाउ विजिबल टू द क्राउड। अब एक कॉमन मिस्टेक समझिए। रिटेल ट्रेडर्स वॉल्यूम स्पाइक देखकर इमीडिएटली ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। दे थिंक स्मार्ट मनी अभी एंटर कर रहा है, बट ऑफन स्मार्ट मनी पहले एंटर कर चुका होता है। और वॉल्यूम स्पाइक एग्जिट लिक्विडिटी भी हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस वॉल्यूम स्पाइक पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। दे कंबाइन इट विद कैंडल स्ट्रक्चर। True Maruboju with volume means no significant rejection and strong participation. If volume high है but candle has wicks, it means fight अभी भी चल रही है. That is not clean institutional behavior. Clean behavior clean candles में दिखता है. Volume also helps filter fake Maruboju candles. Fake moves often happen on low or declining volume. Candle looks strong, but market doesn't care. Institutions ऐसे moves को ignore करते हैं. Retail traders chase करते हैं. इंस्टीट्यूशंस वेट करते हैं। अब साइकोलॉजी एंगल देखिए। When volume expands with Maruboju, it creates confidence among participants. Confidence attracts more participants. More participants increase liquidity. Liquidity allows institutions to manage positions efficiently. This feedback loop sustains trends. Volume without price conviction is noise. Price without volume conviction is fragile. Maruboju and volume together create robust conviction. इंस्टीट्यूशंस रोबस्टनेस को ट्रेड करते हैं, नॉट एक्साइटमेंट। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूम कॉन्टेक्स्ट इंट्राडे और स्विंग दोनों में डिफरेंट तरीके से रीड किया जाता है, बट कोर प्रिंसिपल सेम रहता है, अलाइनमेंट। प्राइस एंड वॉल्यूम मस्ट अग्री। इफ दे डिसएग्री, इंस्टीट्यूशंस स्टेप बैक। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर वॉल्यूम स्पाइक से डर जाते हैं। उन्हें लगता है मूव ओवर एक्सटेंडेड हो गया है। इंस्टीट्यूशंस आस्क डिफरेंट क्वेश्चन। क्या मार्केट इस प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है? एक्सेप्टेंस वॉल्यूम में दिखती है, रिजेक्शन विक्स में। मरुबोजू एंड वॉल्यूम सेटअप आपको पेशेंस सिखाता है। हर मरुबोजू ट्रेड नहीं है। ओनली दोज वेयर वॉल्यूम कंफर्म्स इंटेंट आर वर्थ अटेंशन। दिस सेलेक्टिविटी सेपरेट्स प्रोफेशनल्स फ्रॉम एमेट्योर्स। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जब मरुबोजू कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ आती है, मार्केट बिहेवियर चेंज हो जाता है। पुलबैक्स शैलो होते हैं, डिप्स बॉट होते हैं, रैलीज सोल्ड होते हैं, depending on direction. That consistency is institutional footprint. Institutions volume को scoreboard की तरह देखते हैं. Who is winning, who is losing, and how decisively. मरुबोजू कैंडल स्कोरबोर्ड का फाइनल स्कोर दिखाती है. वॉल्यूम बताता है कितने प्लेयर्स इन्वॉल्व थे. अगर आप इस सेटअप को मास्टर कर लेते हैं, तो आप फेक इंथुजियाज्म और रियल कमिटमेंट के बीच डिफरेंस समझने लगते हैं. मार्केट नॉइज कम लगता है, क्लैरिटी ज्यादा. अब यहां तक आते आते एक और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होती है। प्राइस एंड वॉल्यूम अलाइनमेंट पावरफुल है, लेकिन अगर लोकेशन गलत हो तो बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। कैंडल स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम हाई है, लेकिन अगर ये सब रैंडम जोन में हो रहा है तो इंस्टीट्यूशंस कॉशियस रहते हैं। यहीं से अगली लेयर शुरू होती है। मार्केट में कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहां डिसीजंस मैटर करते हैं, लेवल्स जहां हिस्ट्री होती है,
मेमोरी होती है एंड लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेट होती है। जब मरुबोजू कैंडल और वॉल्यूम ऐसे लोकेशंस पर अलाइन होते हैं, तब स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट्स अनमिस्टेकेबल बन जाती है। अगले हिस्से में हम इसी लोकेशन बेस्ड क्लैरिटी पर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास मरुबोजू कैंडल्स कैसे बिहेव करती है और इंस्टीट्यूशंस कैसे सिर्फ कैंडल और वॉल्यूम नहीं, बल्कि प्लेस को कंबाइन करके हाई कॉन्फिडेंस डिसीजंस लेते हैं। वहीं से आपकी मार्केट रीडिंग 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल बनना शुरू होगी और आप प्राइस को सिर्फ चलते हुए नहीं, बल्कि मीनिंग के साथ मूव करते हुए देख पाएंगे। चैप्टर 8, सपोर्ट रेजिस्टेंस मरुबोजू सेटअप, स्पॉटिंग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि मरुबोजू कैंडल मार्केट का इंटेंट दिखाती है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कंफर्म करता है और इंस्टीट्यूशंस डिसीजंस लेते समय क्लैरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन मार्केट में एक फंडामेंटल रूल हमेशा काम करता है। प्राइस अकेले कभी भी पूरी कहानी नहीं बताती। प्राइस एंड लोकेशन मिलकर मीनिंग बनाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही लोकेशंस हैं जहां मार्केट की मेमोरी रहती है और यहीं पर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स सबसे साफ नजर आते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मरुबोजू सेटअप का कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे सही तरीके से रीड करना मैच्योरिटी मांगता है। रिटेल ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थिन लाइंस की तरह देखते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इन्हें जोन्स की तरह ट्रीट करते हैं। ये जोन्स पुराने बैटल्स का रिकॉर्ड होते हैं, जहां बायर्स ने डिफेंड किया, सेलर्स ने डोमिनेट किया और जहां कई ट्रेडर्स इमोशनल डिसीजंस लेकर ट्रैप्ड हुए। अब इमेजिन कीजिए, प्राइस कई बार एक रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हो चुकी है। हर रिजेक्शन के साथ सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। रिटेल ट्रेडर्स को लगने लगता है कि ये लेवल कभी नहीं टूटेगा। यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कॉम्प्लेसेंसी बन जाता है। इंस्टीट्यूशंस इस कॉम्प्लेसेंसी को नोटिस करते हैं और ठीक उसी मोमेंट पर, जब मार्केट लीस्ट एक्सपेक्ट करती है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक क्लीन बुलिश मरुबोजू कैंडल क्लोज करती है। विदाउट हेजिटेशन, विदाउट अपर विक। ये सिर्फ ब्रेकआउट नहीं होता, ये मार्केट की सोच का रीसेट होता है। सेलर्स जो इतने समय से कंफर्टेबल थे, सडनली रॉन्ग साइड पर खड़े हो जाते हैं। दे स्टॉप्स हिट होते हैं, फोर्स्ड एग्जिट होती है और वही फोर्स्ड बाइंग ब्रेकआउट को एक्सेलरेट कर देती है। इंस्टीट्यूशंस ऐसे मोमेंट्स का इंतजार करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी पहले से मौजूद होती है। सपोर्ट साइड पर सिनारियो उल्टा होता है, लेकिन साइकोलॉजी वही रहती है। प्राइस सपोर्ट जोन के आसपास कई बार बाउंस कर चुकी होती है। बायर्स होपफुल होते हैं, कॉन्फिडेंस हाई होता है। इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि होप फ्रेजाइल होती है। जब बियरिश मरुबोजू कैंडल सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज करती है, बिना लोअर विक के, तब बायर्स मेंटली टूट जाते हैं। दैट मेंटल ब्रेकडाउन चार्ट पर साफ दिखाई देता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं, सपोर्ट टूट गया या रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई। इंस्टीट्यूशंस डी पर सवाल पूछते हैं, क्या मार्केट ने इस लेवल को एक्सेप्ट किया है? एक्सेप्टेंस सिर्फ लेवल क्रॉस करने से नहीं आती, एक्सेप्टेंस क्लीन क्लोज से आती है। मरुबोजू कैंडल एक्सेप्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मरुबोजू सेटअप इंस्टीट्यूशंस को प्रोबेबिलिटी देता है, प्रेडिक्शन नहीं। वे पहले से गेस नहीं करते कि लेवल टूटेगा या होल्ड करेगा। वे रिएक्शन का इंतजार करते हैं। जब रिएक्शन डिसाइसिव होती है, तब डिसीजन लिया जाता है। एक कॉमन रिटेल मिस्टेक यहां होती है। ट्रेडर्स हर मरुबोजू कैंडल को ट्रेड अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं, चाहे वो कैंडल कहीं भी बनी हो। इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करते। फॉर देम, कैंडल टाइमिंग डिसाइड करती है, लोकेशन प्रोबेबिलिटी डिसाइड करती है। कैंडल स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर लोकेशन वीक है तो सेटअप वीक होगा। ये सेटअप पेशेंस सिखाता है। इंस्टीट्यूशंस मार्केट को चेज नहीं करते, मार्केट को उनके पास आने देते हैं। दे वेट फॉर प्राइस टू रीच मीनिंगफुल जोन्स। नो जोन, नो इंटरेस्ट। रिटेल ट्रेडर्स बॉटम में ट्रेड्स लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस बॉटम को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स इमोशंस को अट्रैक्ट करते हैं। ट्रेडर्स अपने पुराने लॉसेस और प्रॉफिट्स याद करते हैं। When Maruboju candle appears at these zones, it does not just move price, it rewrites beliefs. Old narratives break, new narratives form. Institutions narrative shifts पर ट्रेड करते हैं, पैटर्न्स पर नहीं। एक सटल लेकिन पावरफुल डिटेल यह है कि इंस्टीट्यूशंस मरुबोजू कैंडल को जोन के बियॉन्ड क्लोज के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। नॉट जस्ट टच। टच टेस्टिंग होता है, क्लोज डिसीजन होता है। डिसीजन वही आता है जहां बिग मनी एक्टिव होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मरुबोजू सेटअप फेक मूव्स को फिल्टर करने में भी हेल्प करता है।
फेक ब्रेकआउट्स अक्सर लॉन्ग विक्स, ओवरलैपिंग कैंडल्स और वीक क्लोजेस दिखाते हैं। रियल इंस्टीट्यूशनल मूव्स क्लीन बॉडीज और कॉन्फिडेंट क्लोजेस दिखाते हैं। नॉइज कम, क्लैरिटी ज्यादा। वॉल्यूम इस सेटअप को और पावरफुल बना देता है। लेकिन इवन विदाउट एक्सट्रीम वॉल्यूम, मरुबोजू एट लेवल्स सिग्निफिकेंट हो सकती है। रीजन सिंपल है, लेवल्स पर ट्रैप्ड पोजीशंस ऑलरेडी मौजूद होती है। लिटिल पुश क्रिएट्स बिग रिएक्शन। रिटेल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन मोड में रहते हैं, ये लेवल होल्ड करेगा या टूटेगा। इंस्टीट्यूशंस रिएक्शन मोड में रहते हैं, अगर टूटेगा मार्केट बिहेव कैसे करेगी। मरुबोजू कैंडल इस सवाल का इमीडिएट आंसर देती है। इंस्टीट्यूशंस लेवल से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते, वे लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही मरुबोजू कैंडल लेवल इनवैलिडेट करती है, वे इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाते हैं। ओल्ड सपोर्ट बिकम्स न्यू रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस बिकम्स न्यू सपोर्ट। दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज बिहेवियर। रिटेल ट्रेडर्स आर्ग्यू करते हैं, लेवल स्ट्रॉन्ग था, ब्रेकआउट फेक है। इंस्टीट्यूशंस ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट एक्सेप्टेड न्यू प्राइसेस। ओपिनियन लूजेस, एक्सेप्टेंस विंस। रिस्क मैनेजमेंट इस सेटअप का हिडन स्ट्रेंथ है। Trading Maruboju at levels gives natural invalidation. If acceptance fails, प्राइस जोन के अंदर वापस आ जाती है। इंस्टीट्यूशंस डिफाइंड रिस्क प्रेफर करते हैं, अनडिफाइंड रिस्क नहीं। अनदर इंस्टीट्यूशनल हैबिट, मरुबोजू कैंडल के बाद प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्व करना। डज मार्केट होल्ड अबव द जोन? डज इट कंसोलिडेट कामली? काम बिहेवियर स्ट्रेंथ दिखाता है, नर्वस बिहेवियर वीकनेस। रिटेल ट्रेडर्स इंस्टेंट कॉन्टिन्यूएशन एक्सपेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस डाइजेशन फेज एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट को नई प्राइसेस एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। जब आप रेगुलरली सपोर्ट रेजिस्टेंस मरुबोजू सेटअप ऑब्जर्व करते हैं, तो आप मार्केट की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव्स काम होते हैं, वीक मूव्स रेस्टलेस होते हैं। कामनेस इंस्टीट्यूशनल होती है, रेस्टलेसनेस रिटेल होती है। ये सेटअप ओवर ट्रेडिंग को नेचुरली रिड्यूस कर देता है। आप हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, आप वेट करते हैं मार्केट के मीनिंगफुल प्लेसेस पर आने का। इंस्टीट्यूशंस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करते हैं। फ्यू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ओवर मेनी रैंडम ट्रेड्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स स्ट्रक्चर देते हैं, मरुबोजू कैंडल क्लैरिटी देती है। धीरे धीरे आपका चार्ट सिंप्लीफाई हो जाता है, लाइंस कम होती जाती है, अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाती है। यू स्टॉप सीइंग रैंडम मूवमेंट एंड स्टार्ट सीइंग डिसीजंस। लेकिन यहां एक क्रिटिकल ट्विस्ट है, हर मरुबोजू कैंडल एट लेवल्स कॉन्टिन्यूएशन नहीं देती। कभी कभी यही स्ट्रेंथ एग्जॉशन भी सिग्नल कर सकती है। सैम कैंडल, डिफरेंट आउटकम। इंस्टीट्यूशंस यही डिफरेंस पढ़ते हैं। अब अगला लॉजिकल सवाल यही बनता है, कैसे पहचाने कि मरुबोजू कैंडल ट्रेंड को आगे फ्यूल कर रही है या मूव की आखिरी एनर्जी दिखा रही है। यही डिस्टिंक्शन ट्रेडर्स को ट्रैप से बचाता है और इंस्टीट्यूशंस को एज देता है। अगले हिस्से में हम इसी फाइन डिफरेंस को डीकोड करेंगे, जहां स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूएशन बनती है और कहा वही स्ट्रेंथ रिवर्सल का वार्निंग बन जाती है। वहीं से आपकी रीडिंग सरफेस लेवल से प्रोफेशनल लेवल में शिफ्ट होना शुरू होगी। चैप्टर 9, कॉन्टिन्यूएशन वर्सेस रिवर्सल मरुबोजू, फिल्टरिंग फेक मूव्स एंड ट्रैप्स। अब तक आपने मरुबोजू कैंडल की ताकत, उसकी साइकोलॉजी, वॉल्यूम अलाइनमेंट और लोकेशन का महत्व समझ लिया है। लेकिन यहीं पर मार्केट का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग दिखने वाली मरुबोजू कैंडल कॉन्टिन्यूएशन नहीं होती। कई बार वही कैंडल मूव की आखिरी सांस भी हो सकती है। यही डिफरेंस न समझ पाने की वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स फेक मूव्स और ट्रैप्स में फंसते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली सिचुएशन को रीड करके खुद को सेफ रखते हैं। कॉन्टिन्यूएशन और रिवर्सल मरुबोजू कैंडल दिखने में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो सकती है। बॉडी स्ट्रॉन्ग, डायरेक्शन क्लियर, कॉन्फिडेंस विजिबल। प्रॉब्लम कैंडल की शेप में नहीं, बल्कि उसके आसपास के कॉन्टेक्स्ट में होती है। इंस्टीट्यूशंस कैंडल देखकर एक्साइटेड नहीं होते, वे कैंडल के बाद मार्केट कैसे बिहेव कर रही है उस पर फोकस करते हैं। कॉन्टिन्यूएशन मरुबोजू कैंडल यूजुअली वहां बनती है जहां मार्केट के पास अभी एनर्जी बची होती है, ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश होता है, पार्टिसिपेशन बैलेंस्ड होती है और प्राइस एक्सेप्टेंस स्मूथ होता है। कैंडल के बाद मार्केट पैनिक नहीं करती, प्राइस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पुलबैक्स शैलो रहते हैं, वॉलेटिलिटी कंट्रोल रहती है। ये काम बिहेवियर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ का साइन होता है। रिवर्सल मरुबोजू कैंडल एक अलग स्टोरी बताती है। ये कैंडल अक्सर एग्जॉशन के बाद बनती है, ट्रेंड काफी दूर तक चल चुका होता है, रिटेल पार्टिसिपेशन एक्सट्रीम हो जाती है, इमोशंस पीक पर होते हैं,
कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन उसके बाद मार्केट टिक नहीं पाती। सडन शार्प पुलबैक्स, ओवरलैपिंग कैंडल्स और अनस्टेबल मूवमेंट दिखने लगते हैं। ये नर्वस बिहेवियर वार्निंग देता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर स्ट्रेंथ को मोमेंटम समझ लेते हैं। इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ को रिएक्शन के थ्रू मेजर करते हैं। रिएक्शन कैंडल के बाद दिखती है, कैंडल के अंदर नहीं। इसी वजह से प्रोफेशनल्स मरुबोजू कैंडल के क्लोज पर तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। वे ऑब्जर्व करते हैं। इंस्टीट्यूशंस खुद से एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या मार्केट इस कैंडल के प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है? एक्सेप्टेंस दिखती है जब प्राइस नैरो रेंज में कंसोलिडेट करती है, वॉलेटिलिटी शांत रहती है और पुलबैक्स कंट्रोल्ड होते हैं। रिजेक्शन दिखती है जब प्राइस अग्रेसिवली वापस आती है, लॉन्ग विक्स बनते हैं और मूवमेंट केओटिक हो जाती है। कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मार्केट अनकंफर्टेबल थी। यही फेक मूव की पहचान है। फेक मूव्स की साइकोलॉजी रिटेल बिहेवियर से जुड़ी होती है। स्ट्रॉन्ग मरुबोजू कैंडल के बाद रिटेल ट्रेडर्स एफओएमओ में जंप करते हैं। इंस्टीट्यूशंस या तो पहले से पोजीशन होते हैं या लिक्विडिटी का इंतजार कर रहे होते हैं। रिटेल एंट्रीज लिक्विडिटी बन जाती है और इंस्टीट्यूशंस उसी लिक्विडिटी पर पोजीशंस लाइटन करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं। कैंडल जेन्युइन थी, लेकिन इंटेंशन मिक्स था। कॉन्टिन्यूएशन मरुबोजू कैंडल के बाद अर्जेंसी नहीं होती, मार्केट रश नहीं लगती, प्राइस मूव करती है, लेकिन ड्रामा के बिना। रिवर्सल मरुबोजू कैंडल के बाद अर्जेंसी दिखती है। ट्रेडर्स जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जल्दी पैनिक करना चाहते हैं। अर्जेंसी इटसेल्फ एक रेड फ्लैग है। लोकेशन यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कॉन्टिन्यूएशन मरुबोजू कैंडल अक्सर मिड ट्रेंड या ब्रेकआउट एक्सेप्टेंस जोन के पास इफेक्टिव होती है। रिवर्सल मरुबोजू कैंडल ज्यादातर एक्सट्रीम्स पर बनती है, लॉन्ग ट्रेंड के एंड पर, इमोशनल हाइस या लोस के पास। इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रीम्स पर कॉशियस रहते हैं, रिटेल अग्रेसिव हो जाती है। वॉल्यूम भी सटल क्लू देता है। कॉन्टिन्यूएशन कैंडल्स में वॉल्यूम सपोर्टिव होता है, लेकिन ओवर एक्सप्लोसिव नहीं। रिवर्सल कैंडल्स में वॉल्यूम एक्सट्रीम स्पाइक कर सकता है, क्योंकि ट्रैप ट्रेडर्स फोर्स डिसीजंस लेते हैं। वॉल्यूम लाउड होता है, लेकिन बिहेवियर अनस्टेबल होता है। रिटेल ट्रेडर्स मानते हैं कि हाई वॉल्यूम मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्टिन्यूएशन। इंस्टीट्यूशंस पूछते हैं, वॉल्यूम क्यों आया? फ्रेश पार्टिसिपेशन है या फोर्स्ड पार्टिसिपेशन? फोर्स्ड पार्टिसिपेशन अक्सर मूव के एंड को मार्क करती है, स्टार्ट को नहीं। एक क्लासिक ट्रैप तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग मरुबोजू कैंडल के तुरंत बाद डीप पुलबैक या अपोजिट स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए। रिटेल ट्रेडर्स इसे हेल्दी पुलबैक समझ लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस इसे मैसेज मानते हैं, मार्केट कंफर्टेबल नहीं है। कॉन्टिन्यूएशन मरुबोजू कैंडल कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, एक्साइटमेंट नहीं। रिवर्सल मरुबोजू कैंडल एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। एक्साइटमेंट रॉन्ग मनी को अट्रैक्ट करती है और रॉन्ग मनी मूव्स को सस्टेन नहीं कर पाता। इंस्टीट्यूशंस टाइम फैक्टर भी ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्टिन्यूएशन मूव्स टाइम लेते हैं, रिवर्सल मूव्स अक्सर तेज होते हैं। अगर मरुबोजू कैंडल के बाद मार्केट हरी दिखा रही है, प्रोफेशनल्स मेंटली स्लो हो जाते हैं। एक और सटल सिग्नल, जब स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद सडनली हर कोई सैम डायरेक्शन की बात करने लगे, इंस्टीट्यूशंस अलर्ट हो जाते हैं। कंसेंसस ज्यादातर ट्रेंड के मिडिल में नहीं, बल्कि टर्निंग पॉइंट्स के पास बनता है। रिटेल ट्रेडर्स कैंडल को फाइनल आंसर मान लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस कैंडल को क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। अब मार्केट क्या करेगी? होल्ड करेगी, रिजेक्ट करेगी या कंफ्यूज करेगी? फेक मूव्स इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि ट्रेडर्स कैंडल को ट्रेड करते हैं, रिएक्शन को नहीं। इंस्टीट्यूशंस रिएक्शन ट्रेड करते हैं। अगर मरुबोजू कैंडल के बाद प्राइस टाइट रेंज में कंसोलिडेट करे, लो वॉलेटिलिटी दिखाए, तो कॉन्टिन्यूएशन प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगर प्राइस वाइल्ड स्विंग्स दिखाए, वाइड रेंजेस और ओवरलैपिंग कैंडल्स बनाए, तो रिवर्सल प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ये डिफरेंस मैकेनिकल नहीं है। कोई इंडिकेटर इसे परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकता। ये स्किल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। इंस्टीट्यूशंस मरुबोजू कैंडल को हीरो नहीं बनाते, दे पुट इट ऑन ट्रायल। मार्केट बिहेवियर वर्डिक्ट देता है। रिटेल ट्रेडर्स पूछते हैं, अब बाय करें या सेल करें? इंस्टीट्यूशंस पूछते हैं, मार्केट कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल? कंफर्ट कॉन्टिन्यूएशन का साइन है, डिस्कंफर्ट ट्रैप का। एक साइकोलॉजिकल ट्रैप ईगो का भी होता है। ट्रेडर स्ट्रॉन्ग कैंडल देखकर बायस बना लेते हैं और फिर एविडेंस इग्नोर करते हैं। इंस्टीट्यूशंस बायस फ्लेक्सिबल रखते हैं, दे एडजस्ट थिंकिंग करते हैं, ओपिनियन डिफेंड नहीं करते। मरुबोजू कैंडल कभी फेक नहीं होती, इंटरप्रिटेशन फेक हो सकती है।
कैंडल उस मोमेंट की सच्चाई दिखाती है, फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं करती। जब आप कॉन्टिन्यूएशन स्ट्रेंथ और एग्जॉशन स्ट्रेंथ का डिफरेंस समझना सीख जाते हैं, आपकी ट्रेडिंग फंडामेंटली बदल जाती है। आप चेस करना छोड़ देते हैं, आप फाइट करना छोड़ देते हैं, आप अलाइन करना सीख जाते हैं। ये स्किल डेफिनेशंस पढ़ने से नहीं आती, ये मार्केट को कैंडल के बाद सांस लेते हुए देखने से आती है। अगर आप मरुबोजू कैंडल के बाद थोड़ा रुकना सीख लें, डाइजेशन, एक्सेप्टेंस और कंफर्ट ऑब्जर्व करना सीख लें, तो फेक मूव्स आपको नुकसान पहुंचना बंद कर देंगे। आप कुछ मूव्स मिस करेंगे, लेकिन ट्रैप से बच जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस मूव्स मिस करने से डरते नहीं, रिटेल ट्रेडर्स डरते हैं। कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडर्स मार्केट से प्रूफ मांगते हैं, रिवर्सल ट्रेडर्स कैंडल पर जंप करते हैं। डिफरेंस यही बनता है। अब यहां तक आते आते एक आखिरी रियलाइजेशन सामने आती है। मरुबोजू, वॉल्यूम, लेवल्स, कॉन्टिन्यूएशन और रिवर्सल समझने के बाद भी ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। रीजन लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता, बल्कि रिपीट होने वाली बिहेवियरल मिस्टेक्स होती है। ओवर ट्रेडिंग, चेसिंग, कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करना, इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शन समझ लेना, यही हैबिट्स ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती है। अगले हिस्से में हम इसी ह्यूमन साइड को डीप डाइव करेंगे। हम समझेंगे कि मरुबोजू कैंडल के साथ रिटेल ट्रेडर्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस उन्हीं सिचुएशंस में कैसे डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। चैप्टर 10, मरुबोजू ट्रेडिंग मिस्टेक्स रिटेल ट्रेडर्स मेक। अब तक आपने मरुबोजू कैंडल को कई लेंसेज से देखा, इंटेंट, कंट्रोल, साइकोलॉजी, वॉल्यूम, लोकेशन, कॉन्टिन्यूएशन और रिवर्सल। फिर भी रियलिटी यह है कि मरुबोजू कैंडल समझने के बावजूद ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स पैसा लूज करते रहते हैं। प्रॉब्लम कैंडल में नहीं होती, प्रॉब्लम ट्रेडर के बिहेवियर में होती है। इंस्टीट्यूशंस और रिटेल ट्रेडर्स एक ही कैंडल देखते हैं, लेकिन आउटकम कंप्लीटली अलग होता है। डिफरेंट स्ट्रैटेजी का नहीं, मिस्टेक्स का होता है। सबसे कॉमन मिस्टेक है मरुबोजू कैंडल को सिग्नल समझ लेना। रिटेल ट्रेडर्स कैंडल बनते ही सोच लेते हैं कि अब ट्रेड लेना ही है। बुलिश मरुबोजू दिखी तो बाय, बियरिश मरुबोजू दिखी तो सेल। इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करते। उनके लिए मरुबोजू कैंडल इंस्ट्रक्शन नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है। कैंडल बताती है कि मार्केट ने क्या रिवील किया है, ये नहीं बताती कि आपको क्या करना है। दूसरी बड़ी मिस्टेक है कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करना। रिटेल ट्रेडर्स कैंडल को आइसोलेशन में देखते हैं। उन्हें कैंडल स्ट्रांग दिखी, बस इनफ है। इंस्टीट्यूशंस हमेशा पूछते हैं, ये कैंडल कहाँ बनी है? ट्रेंड के मिडल में, रेंज के एज पर, सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास? सैम मरुबोजू कैंडल डिफरेंट लोकेशंस पर कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग रखती है। लोकेशन इग्नोर करना मरुबोजू ट्रेडिंग की सबसे कॉस्टली गलती है। तीसरी मिस्टेक है एफओमो। स्ट्रॉन्ग मरुबोजू कैंडल बनने के बाद रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि अपॉर्चुनिटी निकल रही है। दे चेस प्राइस। इंस्टीट्यूशंस चेस नहीं करते, दे वेट फॉर एक्सेप्टेंस। एफओएमओ ड्रिवन एंट्रीज इमोशनल होती है, स्ट्रक्चर्ड नहीं। मार्केट एफओएमओ को पनिश करती है, पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। एक और कॉमन मिस्टेक है इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग। रिटेल ट्रेडर्स कैंडल क्लोज होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। इंस्टीट्यूशंस कैंडल के बाद मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। डज प्राइस होल्ड? डज इट कंसोलिडेट? डज वॉलेटिलिटी काम डाउन? रिएक्शन कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल मोमेंट दिखाती है, रिएक्शन ट्रूथ दिखाती है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी रिटेल ट्रेडर्स की बड़ी कमजोरी होती है। स्ट्रॉन्ग मरुबोजू देखकर ट्रेडर स्टॉप बहुत टाइट रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि प्रॉफिट हाथ से न निकल जाए। दिस इज प्योर फियर। इंस्टीट्यूशंस स्टॉप फियर से नहीं, स्ट्रक्चर से डिसाइड करते हैं। टाइट स्टॉप्स ऑफन मीन इमोशनल एग्जिट्स, नॉट लॉजिकल एग्जिट। रिटेल ट्रेडर्स एक और मिस्टेक करते हैं, हर मरुबोजू कैंडल को इक्वल ट्रीट करना। इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि ऑल मरुबोजू कैंडल्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल। सम आर कॉन्टिन्यूएशन, सम आर एग्जॉशन, सम आर ट्रैप्स। कैंडल का साइज, पोजिशन और बिहेवियर आफ्टर क्लोज सब मैटर करता है। ओवर ट्रेडिंग मरुबोजू ट्रेडर्स की साइलेंट किलर हैबिट है। ट्रेडर्स को लगता है कि मरुबोजू कैंडल रेयर नहीं है, इसलिए हर चार्ट पर ट्रेड बन सकता है। इंस्टीट्यूशंस सिलेक्टिव होते हैं। दे डू नॉट नीड मैनी ट्रेड्स, दे नीड क्लीन ट्रेड्स। क्वांटिटी रिटेल सोच है, क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल सोच। अनदर बिग मिस्टेक है वॉल्यूम को गलत तरीके से पढ़ना। रिटेल ट्रेडर्स हाई वॉल्यूम देखकर अस्यूम कर लेते हैं कि स्मार्ट मनी अभी एंटर कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि हाई वॉल्यूम फोर्स एक्टिविटी भी हो सकती है,
शॉर्ट कवरिंग, पैनिक सेलिंग, लेट रिटेल एंट्री। वॉल्यूम क्लू है, कंक्लूजन नहीं। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर मरुबोजू कैंडल को ईगो से जोड़ लेते हैं। मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल पकड़ी है, अब मार्केट को चलना ही चाहिए। मार्केट किसी का ईगो रिस्पेक्ट नहीं करती। इंस्टीट्यूशंस ईगोलेस होते हैं। इफ मार्केट डज नॉट एक्सेप्ट द कैंडल, दे एडजस्ट, नॉट आर्ग्यू। एक डेंजरस मिस्टेक है ओपिनियन डिफेंड करना। कैंडल बुलिश है, ट्रेडर बुलिश बायस बना लेता है। इवन व्हेन मार्केट शोज डिस्कम्फर्ट, ट्रेडर एविडेंस इग्नोर करता है। इंस्टीट्यूशंस बायस फ्लेक्सिबल रखते हैं। दे चेंज देयर व्यू फास्टर देन रिटेल ट्रेडर्स चेंज इंडिकेटर्स। रिटेल ट्रेडर्स मरुबोजू कैंडल को फ्यूचर प्रॉमिस समझ लेते हैं, बट कैंडल पास्ट और प्रेजेंट की बात करती है, फ्यूचर की गारंटी नहीं देती। इंस्टीट्यूशंस कैंडल को स्नैपशॉट मानते हैं, प्रेडिक्शन नहीं। एक सटल बट डेडली मिस्टेक है इम्पेशंस। रिटेल ट्रेडर्स चाहते हैं कि मरुबोजू कैंडल के बाद मार्केट इमीडिएटली मूव करे। इफ मार्केट साइडवेज जाती है, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। इंस्टीट्यूशंस अंडरस्टैंड डाइजेशन। मार्केट नीड्स टाइम टू एक्सेप्ट न्यू प्राइसेस। साइडवेज मूवमेंट वीकनेस नहीं, प्रेपरेशन भी हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट की मिस्टेक भी कॉमन है। रिटेल ट्रेडर्स पोजीशन साइज इमोशन से डिसाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी तो साइज बढ़ा। इंस्टीट्यूशंस साइज वॉलेटिलिटी और स्ट्रक्चर से डिसाइड करते हैं। कैंडल स्ट्रॉन्ग हो सकती है, रिस्क अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर मरुबोजू कैंडल को सिस्टम बना लेते हैं। जहां मरुबोजू दिखे, वहां ट्रेड। इंस्टीट्यूशंस सिस्टम्स नहीं, फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। फ्रेमवर्क थिंकिंग फ्लेक्सिबल होती है, सिस्टम थिंकिंग रिजिड। मार्केट रिजिड थिंकिंग को ब्रेक करती है। एक और मिस्टेक है लर्निंग विदाउट अनलर्निंग। ट्रेडर्स इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, स्ट्रैटेजीज सब ऐड करते जाते हैं, लेकिन नॉइज रिमूव नहीं करते। मरुबोजू कैंडल क्लैरिटी सिखाती है, लेकिन क्लैरिटी तभी आती है जब अननेसेसरी टूल्स हटाए जाए। इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, सिंप्लिसिटी से ऑपरेट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स लॉसेस को कैंडल पर ब्लेम करते हैं। मरुबोजू फेक था। इंस्टीट्यूशंस ब्लेम नहीं करते, दे रिव्यू बिहेवियर। कैंडल रेयरली रॉन्ग होती है, इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक है डिसिप्लिन की कमी। रिटेल ट्रेडर्स रूल्स जानते हैं, फॉलो नहीं करते। इंस्टीट्यूशंस रूल्स सिंपल रखते हैं और फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी कैंडल से नहीं, ट्रेडर से आती है। मरुबोजू कैंडल इंस्टीट्यूशंस के लिए मिरर की तरह होती है। इट रिफ्लेक्ट्स मार्केट बिहेवियर। रिटेल ट्रेडर्स मिरर में सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस रिस्क भी देखते हैं। जब रिटेल ट्रेडर रिपीटेडली सैम मिस्टेक्स करता है, कैंडल इररेलेवेंट हो जाती है। सैम कैंडल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करती है, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करती है। डिफरेंस कैंडल में नहीं, माइंडसेट में होता है। मरुबोजू कैंडल ट्रेडिंग का रियल लेसन ये नहीं है कि कहां एंट्री ले, रियल लेसन ये है कि कब ट्रेड न ले। इंस्टीट्यूशंस मोर मनी नॉट ट्रेडिंग देन ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडर्स अपोजिट होते हैं। अगर आप ऑनेस्टली अपने मरुबोजू ट्रेड्स रिव्यू करें, तो पाएंगे कि लॉसेस ज्यादातर कैंडल की वजह से नहीं, बल्कि इम्पेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर और लैक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस मरुबोजू कैंडल से कंसिस्टेंसी सीखते हैं, एक्साइटमेंट नहीं। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट चेज करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं। जब आप इन मिस्टेक्स को पहचानना शुरू करते हैं, ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। नॉट बिकॉज यू फाउंड अ न्यू सेटअप, बट बिकॉज यू रिमूव्ड ओल्ड एरर्स। अब यहां आकर एक सर्कल कंप्लीट होता है। मरुबोजू कैंडल आपको मार्केट का इंटेंट दिखाती है, लेकिन आपका इंटेंट क्या है? क्विक थ्रिल या लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन? ये डिसाइड करता है कि कैंडल आपके लिए वेपन बनेगी या ट्रैप। यहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है, जब ट्रेडर कैंडल से ज्यादा खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जब स्ट्रैटेजी सेकेंडरी और बिहेवियर प्राइमरी बन जाता है, जब ट्रेड लेने से पहले ईगो, फियर और इम्पेशंस को एडजस्ट किया जाता है। और इसी रियलाइजेशन के साथ पूरी मरुबोजू जर्नी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है, जहां चार्ट्स सिर्फ प्राइस नहीं दिखाते, बल्कि आपके ओन हैबिट्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं। मार्केट बदलने की जरूरत नहीं होती, ट्रेडर को बदलने की जरूरत होती है। इस पूरी जर्नी में आपने मरुबोजू कैंडल को सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह नहीं, बल्कि मार्केट की भाषा की तरह समझा है। शुरुआत में हमने देखा कि मरुबोजू कैंडल क्या है और क्यों इसे मार्केट इंटेंट का प्यूरेस्ट फॉर्म कहा जाता है। फिर धीरे धीरे ये क्लियर हुआ कि ये कैंडल सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं दिखाती, बल्कि ये बताती है कि उस मोमेंट में कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स के या सेलर्स के,
हमने बुलिश और बियरिश मरुबोजू को इंडिकेटर्स के बिना पढ़ना सीखा, जहां फोकस कलर पर नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की क्वालिटी पर था। फिर साइकोलॉजी की लेयर आई, जहां यह समझ में आया कि हर मरुबोजू कैंडल के पीछे इमोशंस, पोजिशनिंग और कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर छुपा होता है। इंस्टीट्यूशंस रिएक्ट नहीं करते, वे प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं, और मरुबोजू कैंडल अक्सर उसी एग्जीक्यूशन का विजिबल प्रूफ होती है। इसके बाद ब्रेकआउट सेटअप्स, वॉल्यूम कंफर्मेशन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स ने यह दिखाया कि इंस्टीट्यूशंस कैंडल को अकेले नहीं देखते। कैंडल प्लस लोकेशन प्लस पार्टिसिपेशन, यही इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। आपने ये भी देखा कि कैसे सैम मरुबोजू कैंडल रैंडम जगह पर वीक हो सकती है, लेकिन की लेवल पर बनते ही पावरफुल बन जाती है। यहीं से ट्रेडिंग गैसवर्क से निकलकर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनती है। कॉन्टिन्यूएशन और रिवर्सल वाले हिस्से में सबसे क्रिटिकल लेसन मिला। हर स्ट्रॉन्ग कैंडल आगे नहीं चलती। स्ट्रेंथ कभी कभी कॉन्टिन्यूएशन होती है और कभी एग्जॉशन। डिफरेंस कैंडल के शेप में नहीं, बल्कि उसके बाद मार्केट के बिहेवियर में होता है। काम एक्सेप्टेंस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ का साइन है, जबकि अर्जेंसी और केओस रिटेल ट्रैप का। और आखिर में सबसे ऑनेस्ट चैप्टर, रिटेल मिस्टेक्स। यहां यह साफ हुआ कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी है। ओवर ट्रेडिंग, FOMO, कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करना, ओपिनियन डिफेंड करना और इम्पेशंस, यही हैबिट्स ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती है। इंस्टीट्यूशंस अलग इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सीक्रेट सेटअप है, बल्कि इसलिए कि वे मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते। इस पूरी सीरीज का कोर मैसेज सिंपल है। मरुबोजू कैंडल आपको रिच नहीं बनाती, लेकिन ये आपको डिसिप्लिन बना सकती है। कैंडल सिग्नल नहीं है, इंफॉर्मेशन है। मार्केट आदेश नहीं देती, मार्केट रिवील करती है। प्रॉफिट कैंडल से नहीं, बल्कि आपकी सोच से आता है। जब आप कैंडल से ज्यादा खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अपने फियर, अपने ईगो और अपनी इंपेशंस को, तभी रियल ग्रोथ शुरू होती है। मरुबोजू कैंडल अंत में एक मिरर की तरह काम करती है। सेम कैंडल एक ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है और दूसरे के लिए ट्रैप। डिफरेंस चार्ट में नहीं, माइंडसेट में होता है, और यही माइंडसेट शिफ्ट इस पूरी जर्नी का असली गोल रहा है। अगर आपने यहां तक वीडियो को ध्यान से फॉलो किया है, तो आप ये महसूस कर चुके होंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्रीज और एग्जिट का गेम नहीं है, ट्रेडिंग हैबिट्स का गेम है। मरुबोजू कैंडल ने आपको ये नहीं सिखाया कि हर मूव में जंप कैसे करना है, बल्कि ये सिखाया कि कब रुकना है, कब ऑब्जर्व करना है और कब अपने डिसीजंस को एडजस्ट करना है। लेवल अप हैबिट्स पर हमारा फोकस भी यही है। आपको फ्लैशी प्रोमिसेस या ओवरनाइट मिलियनेयर बनने के सपने नहीं दिखाना। यहां हम प्रोसेस की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं और डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो अपने हैबिट्स पर काम करता है, न कि सिर्फ सेटअप्स पर। अगर इस सीरीज के बाद आपको ऐसा लगा कि आपकी मार्केट देखने की एंगल थोड़ी बदल गई है, अगर चार्ट्स अब पहले से ज्यादा मीनिंगफुल लग रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ ट्रेड लेना नहीं सीख रहे हैं, बल्कि सोचना सीख रहे हैं। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूबल लगा, तो लाइक करना सिर्फ अप्रिशिएशन नहीं है, ये कमिटमेंट है कि आप इस तरह की थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये रिमाइंडर है कि आप खुद को कंसिस्टेंटली बेटर बनाना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी लर्निंग, कंफ्यूजन या सवाल लिखना, ये सबसे पावरफुल स्टेप है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में डालते हैं, तभी क्लैरिटी बिल्ड होती है। आगे भी हम इसी तरह प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट को कनेक्ट करते रहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, बिना अननेसेसरी नॉइज के। मार्केट रोज चेंज होती है, लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं बदलते। अगर आप शॉर्टकट्स नहीं, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए लेवल अप हैबिट्स के साथ। यहां गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, गोल है लॉन्ग टर्म क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस।